गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल E3 एकेडमी पर। देखिए बच्चों, E3 एकेडमी के बैनर तले ये जो क्लासेस चल रही हैं, इसका केवल और केवल एक उद्देश्य है कि आप सभी लोग ईमानदारी से इस लॉकडाउन में अच्छे तरीके से पढ़िए। ठीक है, प्रॉपर क्लासेस कराई जा रही हैं। जो लोग लेट हमसे जुड़ रहे हैं वो थोड़ा सा याद रखें, जो पुरानी क्लासेस आपको दी गई हैं उन पुरानी क्लासेस को जरूर आप लोग अच्छे से जल्दी पढ़ लीजिए, क्योंकि जब तक आप उन पुरानी क्लासेस को नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको आगे की समझ में थोड़ा सा कम आएगा। ठीक है, तो ज्यादा भी पुराना नहीं हुआ है तो इसलिए पुरानी क्लासेस को जरूर आप लोग देख लीजिए। और जो पुराने लोग हैं वो भाई एक बार रिवीजन करते जाया करो इंग्लिश और अकाउंट का, है ना भाई। इतना अच्छा सुविधा है, सोचो आपके पास इतनी अच्छी सुविधा है कि जैसे आप सो भी रहे हो, सोते टाइम भी आपका मन नहीं है कि चलो पढ़ा जाए, तो अपने मोबाइल चालू कर लिया, अमित सर का कोई भी वीडियो चालू कर लिया, वो आप रिवीजन करने लगे, अगर आपसे वो थोड़ा सा कम आता है तो। मतलब कितना अच्छा तरीका है आप लोगों को पढ़ने का। ठीक है, तो बहुत अच्छी सुविधा दी जा रही है, इंग्लिश की क्लासेस लगाई जा रही हैं, अकाउंट की क्लासेस हो रही हैं। तो बस इसी तरीके से हमसे जुड़े रहिए और अच्छे तरीके से जम के मेहनत करिए। हालांकि आप लोगों में अभी कहीं ना कहीं मेहनत की कमी है, शायद इसका रीजन ये है कि हम लोग सस्ती क्लासेस दे रहे हैं इसलिए। तो ठीक है, चलो अगले महीने से, महीना जब पूरा हो जाएगा तो अगले महीने से क्लासेस की फीस बढ़ा देंगे भाई, हजार रुपया कर देंगे पर स्टूडेंट, है ना। तब फिर कम स्टूडेंट होंगे लेकिन पढ़ने वाले होंगे। भाई जिसको आवश्यकता है उसको तो पता है कि ये जो चीजें उसको मिल रही हैं इंग्लिश और अकाउंट की, वो तो 1000 देने में भी नहीं मिलेगी। जिसको पढ़ना है, जो पढ़ता है, जो पढ़ाई के नतीजे को जानता है, क्योंकि आप पूरी फालतू की किताब पढ़ करके और फालतू के सवाल पढ़ के क्या कर लोगे। आना तो हर चैप्टर से एक ही सवाल है और एक ही थ्योरी है, और मान लो आपके टीचर ने वो थ्योरी और वो सवाल नहीं बताया, तब तो आप फिर क्या करते हो, हाथ थोड़ी मलोगे। वो टीचर तो उस टाइम पे करके निकल जाएगा कि भाई क्या करें, चैप्टर इस बार का पेपर कठिन था इसलिए नहीं फंसा मेरा पढ़ाया हुआ। लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूं ना कि इस बार नहीं, इसके पुराने साल तक जितने भी पेपर हुए, एक सिंगल थ्योरी और एक सिंगल ऑब्जेक्टिव और एक सिंगल सवाल ऐसा नहीं होने वाला है जो मेरा पढ़ाया हुआ नहीं आया होगा। कभी ऐसा नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ, ना ही कभी आगे होने वाला है। इसलिए बहुत ईमानदारी से पढ़िए, जितनी ईमानदारी से मैं आपको पढ़ा रहा हूं उतनी ईमानदारी से आप पढ़िए, पूरा रिवीजन कर डालिए तो चीजें आपको बहुत अच्छा समझ में आएंगी। बच्चा, कल हम लोगों ने ख्याति के बारे में बात की। हमने पढ़ा था कि ख्याति क्या होती है। मैंने आपको बताया था कि ख्याति एक अमूर्त एवं अदृश्य संपत्ति होती है, ख्याति एक स्थायी संपत्ति होती है। मैंने आपको यह भी बताया था कि ख्याति एक स्थायी संपत्ति होने का मतलब यह है कि ख्याति को बेचने के उद्देश्य नहीं रखा जाता, बल्कि ख्याति से लाभ अर्जित किया जाता है। और कोई भी ऐसी संपत्ति जिससे लाभ अर्जित किया जाता है उसे हम लोग स्थायी संपत्ति कहते हैं। बच्चा, आगे हम लोगों ने ख्याति को प्रभावित करने वाले तत्व के बारे में भी बात की थी, ख्याति के प्रकारों के बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं, ख्याति की विशेषताओं के बारे में भी बात कर चुके हैं, और हम लोग बात कर रहे थे ख्याति के मूल्यांकन की विभिन्न विधियों के बारे में। हम लोगों ने बात कर ली थी ख्याति के मूल्यांकन की विभिन्न विधियां, और अगर बात की जाए तो ख्याति के मूल्यांकन की 3 प्रमुख विधियां थी, और इन ख्याति के मूल्यांकन की 3 प्रमुख विधियों में हम लोगों ने 2 विधियों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा कर ली थी, और ना सिर्फ चर्चा कर ली थी वरन उनके सवाल भी हम लोगों ने लगा लिए थे। एक सवाल मैंने आप लोगों को दिया भी था, सभी बच्चों ने लगभग लगा ही लिया है। औसत लाभ विधि, ख्याति के मूल्यांकन की 3 विधियां हैं, औसत लाभ विधि, अधिलाभ विधि और पूंजीकरण विधि। बच्चा, हम लोगों ने बात कर ली थी औसत लाभ विधि की, हम लोगों ने बात कर ली थी अधिलाभ विधि की। आज हम लोगों को मोस्टली जिस पर बात करना है वो है पूंजीकरण विधि। तो चलिए आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं अपने इस कॉन्सेप्ट से। यानी हम लोग बात कर रहे हैं ख्याति के मूल्यांकन की विधियों की, और ख्याति के मूल्यांकन की विधियों में भी हमको बात करना है पूंजीकरण विधि के बारे में। एक इंपॉर्टेंट विधि है ये भी, यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा इसको भी। ठीक है, तो अगर बात की जाए तो पूंजीकरण विधि के अंतर्गत 2 विधियां आती हैं। बहुत आराम से समझना, पूरी क्लास को पहले सुना करो। ठीक है, बीच में ही सवाल मत लगाया करो, पहले पूरी क्लास को शुरू से अंत तक देखा करो। ठीक है, पूंजीकरण विधि। अब देखिए, पूंजीकरण विधि के अंतर्गत 2 विधियां होती हैं, यानी पूंजीकरण विधि के अंतर्गत भी 2 विधियां होंगी। एक तो होगा औसत लाभ का पूंजीकरण, बहुत आराम से समझना, औसत लाभ का पूंजीकरण विधि, और एक होगा अधिलाभ का पूंजीकरण विधि, अधिलाभ का पूंजीकरण विधि। एक एक करके हम लोग बात करेंगे, औसत लाभ का पूंजीकरण विधि और अधिलाभ का पूंजीकरण विधि। देखो क्वेश्चन में आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपको किस विधि से सवाल लगाएगा। अगर क्वेश्चन में दे दिया पिछले 4 वर्षों का लाभ इतना है, क्रय वर्ष इतना है,
औसत लाभ विधि के द्वारा ख्याति की गणना कीजिए, तो इसका मतलब औसत लाभ विधि से लगाना है। अगर लिखा हुआ है औसत लाभ के पूंजीकरण विधि द्वारा गणना करो, तो औसत लाभ के पूंजीकरण विधि से लगाना है। अगर देव अधिलाभ विधि से गणना करो तो अधिलाभ विधि से लगाना है। अगर देव अधिलाभ के पूंजीकरण विधि से गणना कीजिए तो अधिलाभ के पूंजीकरण विधि से लगाना है। इस बात को आप एकदम क्लियर समझ लीजिए, ठीक है। अब देखो दोनों के पहले सूत्र हम लोग पढ़ लेते हैं। पहला है औसत लाभ का पूंजीकरण। तो औसत लाभ के पूंजीकरण विधि से जब हम ख्याति का सूत्र निकालते हैं तो क्या होता है, बहुत आराम से समझना। औसत लाभ के पूंजीकरण विधि से ख्याति की गणना जब हम लोग करते हैं तो ख्याति बराबर बच्चा सूत्र होता है औसत लाभ का पूंजीकृत मूल्य माइनस विनियोजित पूंजी माइनस विनियोजित पूंजी। अब अगर मान लो क्वेश्चन में औसत लाभ का पूंजीकृत मूल्य ना दिया हो तो औसत लाभ का पूंजीकृत मूल्य का सूत्र क्या होता है बच्चा, बहुत आराम से अभी समझना। औसत लाभ का पूंजीकृत मूल्य बराबर औसत लाभ गुणे 100 बटे क्रय वर्ष। क्या होता है, औसत लाभ का पूंजीकृत मूल्य बराबर क्या होता है, औसत लाभ गुणे 100 बटे क्रय वर्ष। और अगर मान लो विनियोजित पूंजी नहीं दी है, वैसे ऐसा एक भी सवाल आपको नहीं मिलेगा जहां पे विनियोजित पूंजी नहीं दी रहेगी, यानी विनियोजित पूंजी तो दी ही रहेगी। इसका मतलब क्या है, कुल संपत्ति। अब इस कुल संपत्ति में ख्याति नहीं होगी, याद रखना, क्योंकि ख्याति तो निकालना ही है। माइनस बाह्य दायित्व, माइनस बाह्य दायित्व। मैं इसका सूत्र इसलिए लिख दे रहा हूं, हालांकि विनियोजित जब भी सवाल आया है आज तक कभी भी ऐसा नहीं आया कि विनियोजित पूंजी का ये सूत्र हमको लगाना पड़े, लेकिन एक बार ऑब्जेक्टिव पूछ लिया था कि विनियोजित पूंजी निकालने का सूत्र क्या होता है, तो बच्चा याद रखना कुल संपत्ति ख्याति को छोड़कर माइनस बाह्य दायित्व, ठीक है। इस बात को बहुत अच्छे से समझना। तो इसका सूत्र आपसे बन जाएगा, औसत लाभ विधि से अगर ख्याति निकालेगा तो औसत लाभ गुणे क्रय वर्ष होता है, कल हम लोगों ने बात की थी। लेकिन यदि औसत लाभ के पूंजीकरण विधि से ख्याति निकालने के लिए बोलेगा तो ख्याति बराबर क्या हो जाएगा, औसत लाभ का पूंजीकृत मूल्य माइनस विनियोजित पूंजी। अगर क्वेश्चन में औसत लाभ का पूंजीकृत मूल्य नहीं दिया हुआ है तो उसका क्रय वर्ष नहीं होगा, दर होगा। क्रय वर्ष कहां से लिख दिया, औसत लाभ गुणे 100 बटे दर, गलती से यहां पे क्रय वर्ष लिख दिया, दर होगा, बाई मिस्टेक हो गया। औसत लाभ का पूंजीकृत मूल्य का सूत्र क्या होता है, औसत लाभ गुणे 100 बटे दर। क्या होता है, औसत लाभ गुणे 100 बटे दर। विनियोजित पूंजी का क्या होता है, कुल संपत्ति ख्याति को छोड़कर माइनस बाह्य दायित्व। तो इसके माध्यम से यानी विनियोजित पूंजी लिख देंगे, औसत लाभ का पूंजीकृत मूल्य नहीं दिया हुआ है तो औसत लाभ का पूंजीकृत मूल्य निकाल लेंगे और क्या कर देंगे, बात को बहुत आराम से समझना, निकाल के रख लेंगे और औसत लाभ का पूंजीकृत मूल्य निकल जाएगा, माइनस विनियोजित पूंजी करेंगे तो डायरेक्ट क्या निकल जाएगा, ख्याति। ये ख्याति निकालने का सूत्र होता है किस विधि से, औसत लाभ के पूंजीकृत विधि से। बन जाएगा आपसे, क्लियर है। अभी तो हम लोग सवाल लगाने ही वाले, लेकिन चीजें समझो। मैंने बताया कि पूंजीकरण विधि से ख्याति निकालने के दो सूत्र होते हैं। पहला होता है औसत लाभ का पूंजीकरण मूल्य और दूसरा होता है अधिलाभ का पूंजीकरण मूल्य। औसत लाभ का पूंजीकरण विधि से ख्याति निकालने का सूत्र होता है औसत लाभ का पूंजीकृत मूल्य माइनस विनियोजित पूंजी। अगर क्वेश्चन में औसत लाभ का पूंजीकृत मूल्य नहीं दिया हुआ है तो औसत लाभ का पूंजीकृत मूल्य बराबर होता है औसत लाभ गुणे 100 बटा दर, और विनियोजित पूंजी निकालने का सूत्र होता है कुल संपत्ति माइनस बाह्य दायित्व। बच्चा याद रखना, यहाँ पे कुल संपत्ति में ख्याति को अपन काउंट नहीं करते हैं, ख्याति को अपन काउंट नहीं करते हैं। तो क्लियर है, ये पहला एकदम क्लियर है। चले अपन अधिलाभ की पूंजीकरण विधि में, चलो ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको आप लोग अपने नोट में लिख लेना, ठीक ना। ये सूत्र हैं, बिल्कुल ये सूत्र एकदम टू द पॉइंट बात हम लोग कर रहे हैं, इससे सरल तरीका नहीं हो सकता है बच्चा। और जब हम लोग इनके सवाल लगाएंगे तो और भी मजा आने वाला है। तो अपन ने बात कर ली औसत लाभ की पूंजीकरण विधि से ख्याति निकालने का सूत्र। अब हम लोग बात कर लेते हैं अधिलाभ विधि से पूंजीकरण विधि, अधिलाभ के पूंजीकरण विधि से ख्याति निकालने का सूत्र। अधिलाभ दूसरा है, अधिलाभ के पूंजीकरण विधि से ख्याति की गणना का सूत्र क्या होता है। देखो अधिलाभ से
ख्याति निकालने का सूत्र अलग होता है, अधिलाभ गुणे क्रय वर्ष। जहां पे अधिलाभ बराबर हम लोग किया करते थे औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ, जहां पे औसत लाभ निकालने के लिए क्या करते थे समस्त वर्षों के लाभों का योग बटे वर्षों की संख्या, जहां पे सामान्य लाभ निकालने का सूत्र हुआ करता था विनियोजित पूंजी गुणे दर बटा 100। बच्चा ये सारी बातें मुझे तो याद है, आपको भी याद होना चाहिए, तभी आपसे सवाल इसके बनेंगे। लेकिन अधिलाभ के पूंजीकरण विधि से ख्याति की गणना कैसे करते हैं, तो उसका ख्याति का सूत्र क्या होता है, तो उसका ख्याति का बच्चा सूत्र होता है अधिलाभ, क्या होता है अधिलाभ, एकदम नोट किए रहना, अधिलाभ गुणे 100 बटा दर, बिल्कुल यही सूत्र होता है। अधिलाभ विधि से, अधिलाभ के पूंजीकरण विधि से ख्याति की गणना निकालने का सूत्र होता है ख्याति बराबर अधिलाभ गुणे 100 बटे दर, ख्याति बराबर अधिलाभ गुणे 100 बटा दर। अब अगर मान लो सपोज दैट आप मेरे से बोलोगे सर अगर क्वेश्चन में अधिलाभ नहीं दिया होगा तो आगे की कहानी आप सबको पता है कि अधिलाभ निकालने का सूत्र तो कल ही अमित सर ने बताया था, क्या होता है बोले सर इसका सूत्र होता है औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। क्या होता है बच्चा, तो इसका सूत्र होता है औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ, बहुत ही क्लियर सा है। इसका सूत्र क्या होता है औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। अब ये मत बोलना कि सर अगर औसत लाभ नहीं दिया हुआ है तो उसका निकालने का सूत्र क्या होता है, उसका आप सबको पता है कि समस्त वर्षों के अंकों का योग बटे वर्षों की संख्या, और यदि सामान्य लाभ नहीं दिया हो तो इसका निकालने का सूत्र होता है विनियोजित पूंजी गुणे दर बटा 100, क्योंकि ये दोनों सूत्र मैं कल ही बता चुका हूं। तो यहां पे क्लियर हो गया, पूंजीकरण विधि से दो प्रकार की ख्याति निकाली जा सकती है, औसत लाभ का पूंजीकरण विधि और अधिलाभ का पूंजीकरण विधि। औसत लाभ का पूंजीकरण विधि से ख्याति निकालने का सूत्र क्या होता है, औसत लाभ का पूंजीकरण मूल्य माइनस विनियोजित पूंजी। औसत लाभ का पूंजीकरण मूल्य निकालने का सूत्र क्या होता है, औसत लाभ गुणे 100 बटा दर। ठीक है, ओके, क्लियर है, ओके। अगर बात की जाए अधिलाभ के पूंजीकरण विधि से ख्याति निकालने का सूत्र क्या होता है, तो बोले सर ख्याति अधिलाभ गुणे 100 बटा दर। अधिलाभ नहीं दिया हुआ तो औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। बिल्कुल आपको सारी बातें क्लियर हैं। अगर आपको सारी बातें क्लियर हैं तो अपन आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं अपन के क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जल्दी से खींच लो स्क्रीनशॉट, ये लो स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ठीक है, और ये सूत्र अपनी नोट्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, क्योंकि किताबों में थोड़ा सा घुमा फिरा के चीजें दी हुई हैं, लेकिन यहां पे एकदम स्पष्ट तरीके से मैं आपको पहले ही बता दिया करता हूं। ठीक है, चलो तो चलते हैं बच्चा आप अपने अगले क्वेश्चन में, यानी कि सवालों की तरफ। क्योंकि हम लोगों ने ख्याति के तो सारे आयामों के बारे में चर्चा कर ली है। ख्याति की एक थ्योरी बची हुई है, याद दिलवाना, अधिलाभ और औसत लाभ में अंतर आता है। ठीक ना, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया करता है, उसके बारे में एक बार चर्चा कर लेंगे थोड़ा सा। ठीक, तो लगा दीजिए सर आज का अपना पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 40 तक हम लोग कल कवर कर लिए थे, आज हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 42 करना है। 41 मैंने आपको दिया हुआ था और आप सभी लोगों ने उसका आंसर मुझे करके दिखा दिया, और यदि करके दिखा दिए तो सीधे अपन क्वेश्चन नंबर 42 में चलते हैं। ठीक है बच्चा, ओके। क्वेश्चन 42 दिया हुआ है, एक फर्म की पूंजी 1 लाख है, वह 20,000 औसत वार्षिक लाभ कमाती है। इस प्रकार व्यापार में साधारणतः 10% लाभ होता है। ख्याति अधिलाभ के पूंजीकृत मूल्य के बराबर है, तो फर्म की ख्याति का मूल्यांकन कीजिए। सिंपल सी बात है, ख्याति अधिलाभ के पूंजीकृत मूल्य के बराबर है, यानी अधिलाभ के पूंजीकरण विधि से ख्याति की गणना करनी है। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन ने जो दिया है वो लिख लेते हैं। फर्म की पूंजी दी है, पूंजी का मतलब आप सबको पता है कि क्या होता है, बोले सर विनियोजित पूंजी होता है। पूंजी का मतलब क्या होता है, बोले सर पूंजी का मतलब होता है विनियोजित पूंजी। बच्चा इस चीज को याद रखना, पूंजी का मतलब होता है विनियोजित पूंजी। विनियोजित पूंजी कितनी दी है, बोले सर 1 लाख दी हुई है, तो 1 लाख लिख लो। पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है लिख लो। फिर दिया हुआ 20,000 वार्षिक औसत लाभ कमाती है, डायरेक्ट क्वेश्चन ने औसत लाभ दिया हुआ है। ये तो सोने पे सुहागा वाली बात हो गई, ऐसी चीजें डायरेक्ट दे दिया तो अपन को निकालनी जरूरत नहीं पड़ी। 20,000 क्या हो गया, बोले सर औसत लाभ हो गया। आगे अगर बात की जाए तो क्या दिया हुआ, रेट दिया हुआ, दर दिया हुआ। दर कितना दिया हुआ, बोले सर दर दिया हुआ 10%। दर कितना दिया हुआ, बोले सर 10%। और फिर अधिलाभ की पूंजीकरण विधि से ख्याति निकालने का सूत्र बोला है। क्या बोला है, बोले सर अधिलाभ की पूंजीकरण विधि से ख्याति निकालने का सूत्र। अधिलाभ के पूंजीकरण, पूंजीकृत या पूंजीकरण एक ही होता है, विधि से ख्याति की गणना, विधि से ख्याति की गणना। बच्चा ध्यान से समझना है इस बात को, अधिलाभ के पूंजीकरण विधि से ख्याति की गणना। क्या होता है इसका सूत्र, तो बच्चा इसका सूत्र होता है ख्याति बराबर अधिलाभ गुणे 100 बटे दर। मैं बता चुका हूं, अभी अभी हम लोगों ने बात की है। अधिलाभ की पूंजीकरण विधि से ख्याति की गणना का सूत्र क्या होता है, अधिलाभ गुणे 100 बटे दर। क्योंकि यहां क्वेश्चन में अधिलाभ भी नहीं दिया हुआ है, तो हमें औसत लाभ निकालना पड़ेगा पहले और फिर सामान्य लाभ। औसत लाभ तो दिया हुआ है कितना,
बोले सर औसत लाभ दिया हुआ है 20,000, ठीक है। दूसरा हमें क्या निकालना पड़ेगा, सामान्य लाभ। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए अधिलाभ, और अधिलाभ के लिए औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ होता है। सामान्य लाभ का सूत्र क्या होता है, विनियोजित पूंजी, यानी विनियोजित पूंजी कितनी है, बोले सर 1 लाख है, गुणे 10 बटा कितना, बोले सर 100। 0 से 0 कट गया, कितना आ जाएगा, बोले सर ये आ जाएगा 10,000। एक बात बताओ, हमारे पास औसत लाभ दिया हुआ है कितना, 20,000, सामान्य लाभ कितना दिया हुआ, 10,000। यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, बोले सर यहां से हम लोग निकाल सकते हैं अधिलाभ, क्योंकि अधिलाभ निकालने का सूत्र क्या होता है, बोले सर औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। क्या होता है, बोले सर औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ, औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। बच्चा औसत लाभ कितना निकला है, बोले सर औसत लाभ निकला है 20,000, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और सामान्य लाभ कितना निकला है, बोले सर 10,000। फाइनली अगर बात की जाए तो बच्चा अधिलाभ कितना निकल आया, बोले सर अधिलाभ निकल के आ गया 10,000। अधिलाभ कितना निकल के आ गया, 10,000। अब बस ख्याति का सूत्र लगा दो। अधिलाभ के पूंजीकरण विधि से ख्याति निकालने का सूत्र क्या होता है, अधिलाभ यानी कि 10,000 गुणे 100, और दर कितनी है, बोले सर 10%। कितना आ जाएगा, बोले सर 1 लाख। कितना आ जाएगा, 1 लाख। ये 1 लाख क्या आ गया, बोले सर ख्याति आ गई। कैसे, बोले सर अधिलाभ के पूंजीकरण विधि से ख्याति से गणना करने से 1 लाख रुपए क्या आ गई, ख्याति आ गई। काफी सारे बच्चे इसमें परेशान हो गए होंगे, पता नहीं परेशान क्यों हुए होंगे। चलिए एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं, बहुत आराम से समझो। क्वेश्चन हमारे पास विनियोजित पूंजी दी हुई थी। विनियोजित पूंजी कितनी दी हुई थी, बोले सर 1 लाख दी हुई थी। रेट दिया हुआ था कितना, बोले सर 10%। औसत लाभ निकाल के दिया था 20,000। और क्वेश्चन ने बोला था कि अधिलाभ के पूंजीकरण विधि से ख्याति की गणना कीजिए। हमें पता है कि अधिलाभ के पूंजीकरण विधि से ख्याति की गणना का सूत्र होता है ख्याति बराबर अधिलाभ गुणे 100 बटा दर, यानी कि हमारे पास अधिलाभ होना बेहद ही जरूरी है। हम सबको पता है कि अधिलाभ निकालने का सूत्र तो क्या होता है, औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। क्या होता है, औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। इसलिए हमने पहले औसत लाभ निकाला जो कि क्वेश्चन ने दिया हुआ था। हमने सामान्य लाभ निकाला जो सूत्र होता है विनियोजित पूंजी गुणे दर बटा 100। क्या होता है, विनियोजित पूंजी गुणे दर बटा 100। कितना आ जाएगा, बोले सर 10,000 आ जाएगा। अधिलाभ बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। अधिलाभ बराबर क्या होता है, औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। औसत लाभ कितना था, 20,000, सामान्य लाभ कितना निकला, 10,000, यानी अधिलाभ कितना निकला है, 10,000। आगे हम सबको पता है कि ख्याति निकालना है, अधिलाभ की पूंजीकरण विधि से निकालना है, तो अधिलाभ गुणे 100 बटा दर। तो अधिलाभ गुणे 100 बटा दर कर दिए तो कितना आ गया, बोले सर 1 लाख आ गया। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, क्लियर है। यहाँ पे एकदम से स्पष्ट बताया करो प्लीज। अगर कोई भी दिक्कत है कहीं पर ना तो प्लीज मेरे से पूछा करो। लेकिन हाँ, अगर आपने कल वाला वीडियो देखा होगा तो ही आपको ये समझ में आने वाला है, ध्यान रखना, ठीक है। इसलिए डेली क्लासेस लिया करो और क्लासेस क्रम से लिया करो। इसीलिए मैं प्लेलिस्ट डालता रहता हूं आपके पेड क्लासेस के बैच में कि आप एक क्रम से पूरा पढ़ पाओ। उसमें लिखा हुआ है कि पार्टनर साझेदारी फर्मों के लिए लेखांकन का तत्व का पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, एक क्रम से पढ़ा करो। ऐसा नहीं कि आपने छठवां देखा फिर 10वां देख रहे हो फिर 11वां देख रहे हो, कहां से समझ में आएगा। एक क्रम से देखा करो, इसलिए आपको प्लेलिस्ट दी जाती है, तब आपको चीजें समझ में आने वाली है, ठीक है। तो इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो और चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन में, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। बिल्कुल यार, इससे सरल तरीके से कुछ भी नहीं हो सकता, यकीन मानिए। मतलब आप लोगों के लिए एक वरदान वाली बात मैं बता देता हूं, ठीक है। ये लॉकडाउन है, समस्या आपके साथ हुई है कि आप लोगों का 12वीं है तो थोड़ा सा समस्या खड़ी हो गई, लेकिन आप लोगों के लिए इतनी अच्छी सुविधा की बात थी। मेरे लिए हमेशा एक टारगेट रहता था कि मैं अपनी जो अकाउंट है वो बच्चों तक जरूर शेयर करूं, ठीक है, जरूर। क्योंकि हालांकि मेरा अपना मोटिव क्या है, अपनी जॉब लेना है। मैं अपनी प्रिपरेशन में लगा रहता हूं, मेरा अपनी प्रिपरेशन चलती है एमपीपीएससी की, ठीक है। मैं अपनी प्रिपरेशन करता हूं, लेकिन मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि काफी सारे बच्चे जो मुझे पसंद करते हैं अकाउंट मेरे से पढ़ना, तो मैं उन्हें अकाउंट जरूर पढ़ा सकूं। और ये मौका भी मुझे मिला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से। पता नहीं, मेरे मन में ऐसे विचार आया, मैंने बोला यार एक चैनल क्रिएट किया जाए। थोड़ा सा पैसा जरूर लगेगा टेक्निकल टीम को देने के लिए। देखिए, आप सबसे मैं जो पैसे ले रहा हूं, यकीन मानिए इस पैसे से आप ही लोगों का चीजें हो रहा, मुझे इतना बड़ा बेनिफिट नहीं मिलने वाला। भाई आप सपोज दैट आप सभी लोग मिलाकर अगर 100 लोग हो, 100 लोगों में से आप सभी लोगों ने 300 दिया, 30,000 हुआ। 30,000 में पूरी हमारी टेक्निकल टीम है, इस कमरे का किराया, लाइट का खर्च है, इंग्लिश वाले सर भी आकर पढ़ा रहे हैं। मतलब आप खुद सोचो हम लोग कितना मैनेज कर पाते होंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें अगर आप घटा के देखेंगे तो बहुत कम पैसे, लेकिन मैटर पैसों का नहीं है। मुझे अच्छा लगता है आप सभी लोगों को पढ़ा करके, ठीक है। लेकिन याद रखना, मैं पूरी अकाउंट और पूरी इंग्लिश इस A3 एकेडमी के चैनल पे आपको मिलने वाली है, पूरी कंप्लीट, परेशान मत हो, ठीक है। हालांकि मैंने अध्ययन का वादा किया है,
तो वो वादा मैं पूरा करूंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं अकाउंट को आगे तक पढ़ा दूं, फिर उसके बाद हम लोग अध्ययन में आएंगे, ठीक है। और थोड़ा बहुत अपनी स्कूल से भी हेल्प ले लो ना, 300 में यहाँ जान लोगे क्या हम लोगों की कि सारे सब्जेक्ट्स हमें सर ही पढ़ा दें। भाई आप अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हो तो वहां से भी तो रेगुलर क्लासेस मांगो। अरे जो क्लासेस मैं यहाँ पे दे सकता हूँ बेस्ट क्वालिटी के साथ, मेरी क्लासेस रहती है कि नहीं रहती है एचडी में, सोचो। तो यही क्लासेस तो आपकी स्कूल तरफ से भी आपको मिल सकती थी ना। तो जाकर अपने गार्जियनों को भेजिए कि सर वहां पे बात करें कि इस तरीके के वीडियो हमको मिले जहां से चीजें थोड़ा अच्छे तरीके से मिले। हालांकि बहुत सारी अच्छी अच्छी स्कूलें हैं जो बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को सारी सुविधाएं दे रही हैं, कुछ की अगर बात ना करें तो बात अलग है, अपवाद भाई हर जगह है, लेकिन ज्यादातर स्कूलों में बहुत अच्छी सुविधा दी जा रही है, ठीक है। तो सुविधा का लाभ उठाओ, क्योंकि स्कूल का भी कर्तव्य बनता है, ऐसा नहीं कि फीस लेने के लिए स्कूलें होती हैं, स्कूल का भी कर्तव्य बनता है कि आप लोगों को इस लॉकडाउन में अच्छे से पढ़ाई करवा सके और फायदा उठा सके, ठीक है। क्लियर है? चलो तो हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। तो लगा दीजिए सर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। बच्चा ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 43 आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, एक फर्म में औसत लाभ दिया हुआ 84,000, सॉरी औसत लाभ नहीं है, औसत शुद्ध लाभ दिया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IMP इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वेरी भी लगा लो भाई, ठीक है। औसत शुद्ध लाभ दिया है, औसत लाभ नहीं है, औसत शुद्ध लाभ और औसत लाभ में अंतर होता है। औसत शुद्ध लाभ और औसत लाभ में अंतर होता है। क्या अंतर होता है अभी मैं बता देता हूं। औसत शुद्ध लाभ कितना दिया हुआ है, बोले सर औसत शुद्ध लाभ दिया हुआ है 84,000, ठीक है। आगे क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, व्यवसाय में विनियोजित पूंजी है 5 लाख, विनियोजित पूंजी दी हुई है 5 लाख। बच्चा बहुत आराम से क्वेश्चन को समझना, विनियोजित पूंजी कितनी दी हुई है, बोले सर विनियोजित पूंजी दी हुई है 5 लाख रुपया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे यदि बात की जाए तो क्या दिया हुआ, बोले सर 12% प्रत्यय दर दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, रेट परसेंटेज कितना, बोले सर 12%। आगे क्वेश्चन दिया हुआ, साझेदारों को 12,000 पारिश्रमिक दिया जाता है, पारिश्रमिक भी दिया गया है, कितना 12,000, पारिश्रमिक कितना दिया गया है, बोले सर 12,000 रुपया, ठीक है। आगे क्वेश्चन ने बोला है ख्याति की गणना अधिलाभ के पूंजीकरण विधि से करना है, ख्याति की गणना अधिलाभ के पूंजीकरण विधि से करना है, मतलब ख्याति की गणना करना है किस विधि से, बोले सर अधिलाभ के पूंजीकरण विधि से, अधिलाभ विधि से नहीं, अधिलाभ के पूंजीकरण विधि से। हालांकि ये क्वेश्चन जब भी पूछा गया है तो अधिलाभ विधि से ही बोल दिया है क्वेश्चन ने कि गणना करो, लेकिन अधिलाभ के पूंजीकृत विधि से अगर बोला है तो उससे अपन गणना कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। ओके, बहुत आराम से समझना भाई। अधिलाभ के पूंजीकरण विधि से ख्याति निकालने का सूत्र क्या होता है, बोले सर ख्याति निकालने का सूत्र हमें याद है, अभी अभी आपने बताया था पिछले सवाल में भी कि सूत्र होता है अधिलाभ गुणे 100/दर, यही होता है, बिल्कुल सर। आगे आप सबको पता है कि हमारे पास क्या होना चाहिए, बोले सर हमारे पास अधिलाभ होना चाहिए, और अधिलाभ के लिए हमारे पास 2 चीजें होना बहुत जरूरी है। पहला तो औसत लाभ, औसत लाभ, और दूसरा होना चाहिए सामान्य लाभ, दूसरा होना चाहिए सामान्य लाभ। बच्चा बहुत आराम से समझना, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, उस लाइन को एकदम नोट करके रखना। आप लोगों की पता नहीं क्या समस्या है, सुबह टाइम में जब टेस्ट ले रहा था तो मैंने बोला कि ड्राइंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में किधर आता है, सब बच्चे बोल रहे हैं डेबिट आता है, क्रेडिट आता है। अरे इतना स्टूपिड आंसर मत दिया करो यार, इतना ईमानदारी से पढ़ा भाई। ड्राइंग तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कहीं आता ही नहीं है। ऐसे ही मैं बोला इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर्स कैपिटल में किधर आता है, बच्चे बता रहे हैं क्रेडिट है, यार इंटरेस्ट ऑन लोन तो आता ही नहीं है। इतनी ईमानदारी से पढ़ा रहा हूं, यकीन मानो अगर मेरी क्लास को आपने 1 से 2 बार बहुत अच्छे तरीके से देख लिया, इससे अच्छी अकाउंट अगर आपको पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे भारत में कहीं पे देखने को मिले तो प्लीज मुझे उस चैनल का नाम और उस टीचर का नाम जरूर लिख दीजिएगा। देखो मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं सुपीरियर हूं, मतलब मेरे से जैसा कोई नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर आप मेरे पास ऑफलाइन भी पढ़ रहे होते ना, मेरे कोचिंग पे बैठकर, तब भी मैं ऐसे ही पढ़ाता हूं, ठीक है। मतलब आपके मन में जिस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवाता हूं आपको, लेकिन पता नहीं आप लोग ही ईमानदारी से क्लासेस को पढ़ते नहीं। अरे यार एकांत में बैठ के पढ़ो ना, कितनी क्लासेस पढ़ी हुई हैं, पुरानी 22-23 क्लासेस पढ़ी हुई हैं, आगे की क्लासेस हो रही हैं 22 क्लासेस। अगर आप आज भी बैच को परचेस किए हुए हो तो आपको 22 क्लासेस पढ़ने में कितना समय लगेगा, मुश्किल से आपको 22 क्लास पढ़ने में, जो पुरानी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, आपको 2 से 4 दिन लगेगा। 2 से 4 दिन में आपकी 22 क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद आप आगे का पढ़ो ना, दिक्कत क्या है, जब इतने अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है तो क्या दिक्कत है यार। 1 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, आपके पास तो पूरी क्लासेस उपलब्ध हैं। 1 महीने तक आपको पूरी क्लासेस उपलब्ध रहेंगी, ठीक है। उसके बाद आप पेमेंट करोगे तो आगे की क्लास आपको मिलेगी। वैसा तो नहीं कि आप नई क्लास करने के लिए कुछ इतने सारे डाउनलोड आप कर सकते हो, क्योंकि आपने अगर 2 से 4 वीडियो डाउनलोड किया तो भी आपको ब्लॉक कर देना है, ठीक है। ओके, क्लियर है। हाँ, आपके लिए खुशखबरी है, एक
प्रियांक करके लड़का है जिसको ब्लॉक कर दिया गया है। मेरे मना करने के बावजूद भी मुझे गुस्सा इरिटेट करवाते हैं। उसने वीडियो को शेयर किया, बाद में मेरे से माफी भी मांगी, उसकी चैट भेज दीजिएगा ग्रुप में, तो इसलिए उसको ब्लॉक कर दिया गया है। तो प्रियांक जी, आप तो नहीं सुन पा रहे होंगे इस वीडियो को, ठीक है, लेकिन आपके अगर मित्र प्रिया जुड़े हुए हैं तो सो सॉरी प्रियांक जी, अब आप कभी भी हमारे चैनल से नहीं जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, हाँ, तो यहां पे ध्यान से देखो, औसत जब भी कभी औसत शुद्ध लाभ दिया हो, इस पॉइंट को याद रखना, औसत जब भी शुद्ध लाभ दिया हो तो याद रखना यहां पे कुछ ना कुछ घटाने के लिए बोला होगा, यानी औसत शुद्ध लाभ में कुछ ना कुछ घटाने के लिए बोलेगा औसत लाभ के लिए। जैसे कि यहां पे क्या दिया हुआ, 12,000 पारिश्रमिक के दिए तो 12,000 पारिश्रमिक के घटा दो। अब जरूरी नहीं कि 12,000 पारिश्रमिक भर देता, हो सकता है क्वेश्चन में बोल देता 12,000 किराया बढ़ गया तो किराया भी 12,000 माइनस हो जाता, हो सकता है 10,000 किराया बढ़ गया तो 10,000 माइनस हो जाता है। यानी कि सर हम समझ गए, अगर औसत शुद्ध लाभ दिया हुआ है तो सिंपल सी बात है, उसके बाद जो भी पारिश्रमिक वेतन या कमीशन या किराया बढ़ाने की बात किया है उसको हम औसत शुद्ध लाभ से घटा देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, बोले सर उससे हमारा निकल आएगा औसत लाभ। क्या निकल आएगा, उससे हमारा निकल आएगा औसत लाभ। इस बात से आप सब सहमत हो? 84,000 में 12,000 हमने घटा दिया तो कितना आ गया, बोले सर 72 आ जाएगा। तो औसत लाभ हमारा कितना आ गया, बोले सर 72,000। औसत शुद्ध लाभ हमारा कितना है, बोले सर 84,000 है। मैंने क्या बोला, मैंने बोला औसत शुद्ध लाभ में से जो भी किराया कम, अब यहाँ पे तो देखो पारिश्रमिक दिया था, हो सकता है आपके क्वेश्चन में पारिश्रमिक ना देकर के किराया दिया होता, हो सकता है किराया ना कमीशन होता, तो जो भी होता तो औसत शुद्ध लाभ में से घटा देते तो वो हमारा बनता औसत लाभ। सामान्य लाभ निकालने के लिए विनियोजित पूंजी कितनी है, बोले सर विनियोजित पूंजी दी है 5 लाख रुपया, गुणे 5 गुणे 12 बटा कितना कर देना, बोले सर 100। ये कितनी आ जाएगी, बोले सर ये आ जाएगी 60,000। देखो आपके पास दोनों आंकड़े उपलब्ध है, औसत लाभ भी है सामान्य लाभ भी है, तो बस हथौड़ी मार दो जल्दी से तो क्लियर हो जाएगा। अधिलाभ बराबर कितना आ जाएगा, बोले सर औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ, यानी कि 72,000 माइनस 60,000, 72,000 माइनस 60,000। अगर 72,000 माइनस 60,000 आप करोगे तो सिंपल सी बात है, अधिलाभ बराबर कितना निकल आएगा, बोले सर अधिलाभ बराबर निकल आएगा 12,000। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, अधिलाभ 12,000 निकल चुका है। अब अपन को अधिलाभ 12,000 जब निकल चुका है तो बस कुछ नहीं करना है, ख्याति निकाल देना है। और ख्याति का सूत्र क्या हो जाएगा, बोले सर ख्याति निकालने का सूत्र हो जाएगा, अधिलाभ की पूंजीकरण विधि से ख्याति निकालने का सूत्र होता है अधिलाभ, बच्चा ध्यान से समझना, अधिलाभ गुणे 100 बटा दर, अधिलाभ गुणे 100 बटा दर। तो ये कितना आ जाएगा, बोले सर ये भी आ जाएगा 1 लाख रुपया। आप गुणा भाग करते रहना, मैंने कर दिया, कितना आ जाएगा, बोले सर 1 लाख रुपया आ जाएगा। तो 43 नंबर का भी आंसर कितना आ गया, बोले सर 1 लाख रुपया आ गया। अब बताओ इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत थी, एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझो। मैंने बोला अगर क्वेश्चन ने औसत शुद्ध लाभ दिया है तो सिंपल सी बात है, या तो किराया या तो कमीशन या तो वेतन या तो पारिश्रमिक जरूर दिया होगा, तो जो भी दिया होगा उसको घटा करके औसत लाभ निकाल लेना। विनियोजित पूंजी 5 लाख की 12% निकाला हमने, 60,000 रुपया सामान्य लाभ आ गया। ख्याति अधिलाभ की पूंजीकृत विधि से लगाना था, उसका सूत्र होता है अधिलाभ गुणे 100 बटा दर। अधिलाभ निकालने के लिए औसत लाभ सामान्य लाभ चाहिए था, हमारे पास मिल चुके थे, हमने घटा दिया, 12,000 अधिलाभ आ गया। अधिलाभ गुणे 100 बटे दर हमने किया तो 1 लाख रुपया आ गया। अब बताओ ऐसे सवालों में कौन सा तुमको महाभारत पढ़ने की जरूरत है यार, इससे सरल नहीं हो सकता है। प्लीज मेरी बातों को समझिए। इसी तरह के मैंने सारे वीडियो बनाए हुए हैं, बस आप 1 या 2 बार अच्छे से पढ़ो तो सही यार। देखो इतना सरल नहीं है जितना मैं बोल रहा हूं, लेकिन इतना कठिन भी नहीं है जितना आप लोग समझ पा रहे हो। पता है आप लोगों को ये लगता है कि कल को जब खुल जाएंगे तो मैं अपने टीचर से पढ़ लूंगा, यार आपका टीचर भी तो इसी तरीके से पढ़ाएगा ना। सोचो आपकी कितनी समय की बचत होती है। आपको एक ही प्लेटफॉर्म में इंग्लिश और अकाउंट दोनों मिल रही है। आप कहीं पढ़ने जाओगे, यहां से वहां तक रास्ते में सफर करोगे, फिर जरूरी थोड़ी वहां पढ़ने जाते हो तो क्या टीचर आप बस की बात सुनेगा क्या? आप तो आराम से बैठे रहते हो ना 20, 30, 40 के भीड़ पे। जैसे मैं कोचिंग पढ़ाता हूं जब ऑफलाइन, तो मेरे बैच में लगभग 40-50 बच्चे एक घंटे में, क्योंकि मैं कभी भी 1 घंटे ज्यादा क्लास लेता नहीं हूं। मतलब मेरे क्लास में मेरा हमेशा से बैकग्राउंड रहा हुआ है, पिछले जब से मैं पढ़ा रहा हूं, मैं केवल 12वीं का एक ही बैच लेता हूं, दूसरा बैच कभी नहीं लेता हूं। और वो भी सिलेक्टेड मेरे बच्चे होते हैं 40 से 50, उससे ज्यादा मैं पढ़ाते ही नहीं हूं। जो मेरे बच्चे ऑफलाइन ऑनलाइन जुड़े हुए हैं वो उनको कमेंट करके बता दो कि बिल्कुल सही है। यहाँ सर के यहाँ एकदम जगह फिक्स होती है, उससे ज्यादा मैं पढ़ाते नहीं हूं बच्चों को। वो तो ऐसी समस्याएं खड़ी हो गई ऑनलाइन की, इसलिए मैंने ऐसा किया। तो आप लोगों के लिए एक प्रॉफिट है तो थोड़ा सा उसका फायदा उठाओ यार, है ना। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ो, और कभी हमसे मुलाकात होगी तो बिल्कुल मेरा आपसे मुलाकात करने का बहुत अच्छा मन करता है। और स्पेशली तो कुछ लोग जो बाहर से जुड़े हुए हैं बहुत अच्छा लगता है। जैसे बड़वानी से मेरे कुछ स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, कुछ मालनपुर से हैं, मालनपुर शायद भिंड में है, मेरे को आइडिया नहीं है। मालनपुर, कुछ होशंगाबाद से हैं, होशंगाबाद भी पचमढ़ी जाने का मन रहता है मेरा, है ना। कुछ आपका भिंड से भी जुड़े हुए हैं, कुछ इंक्लूडिंग एक लड़की है, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है उनका, वो छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है, बिल्कुल छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है। और
कोई देवगन करके हैं, भारतीय देवगन है क्या, क्या नाम है मेरे को याद नहीं आ रहा। तो बिल्कुल छत्तीसगढ़ जुड़े, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कुछ बच्चे राजस्थान तक के जुड़े हुए हैं, बाकी तो ऑल एमपी के बच्चे हैं ही, कुछ बहुत सारे तो मेरे सतना के ही स्टूडेंट हैं। तो आप सब लोगों से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि आप सब लोगों को बहुत अच्छे तरीके से मैं अकाउंट पढ़ा सकूं, ताकि आपका और मेरा प्रेम इसी तरीके से हमेशा बना रहे और आप लोग मेरे से ही अकाउंट पढ़ो शुरू से लेकर अंत तक, और मैं आपको पूरी अकाउंट पढ़ाऊंगा। मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूं, पूरा ईमानदारी के साथ मैं काम करूंगा, ठीक है। क्योंकि देखो मुझे आपसे पेमेंट लेना है और मुझे आपको पढ़ाना है, और ये 1 महीने नहीं, 2 महीने नहीं, जब तक आपकी पूरी अकाउंट नहीं करा दूंगा तब तक मैं पढ़ाता रहूंगा, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 44 लगा दीजिए इसे स्क्रीन पे। तो ध्यान से देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 44 को भी, क्वेश्चन नंबर 44 दिया हुआ है, एक फर्म में गत 4 वर्षों में क्रमशः 9,000, 9,000, 11,000, 17,000 का लाभ कमाया। 4 वर्षों का लाभ दिया हुआ, तो चलो लाभ पहले लिख लेते हैं। 4 वर्षों का दिया हुआ है, कितना है, बोले सर 9,000। बात को ध्यान से समझो, 9,000 है, 9,000 है, फिर आगे क्या दिया हुआ, बोले सर 11,000, 17,000, 11,000 और यहाँ पे कितना है, बोले सर 17,000 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे यदि बात की जाए तो क्या दिया हुआ है, व्यवसाय में 50,000 की पूंजी विनियोग की है, विनियोजित पूंजी भी दी हुई है। क्या दिया हुआ है, बोले सर विनियोजित पूंजी भी दी हुई है। विनियोजित पूंजी कितना है, चलिए गाना भी चल रहा है बैकग्राउंड में सड़क में। विनियोजित पूंजी कितनी है, बोले सर विनियोजित पूंजी है 50,000, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, विनियोजित पूंजी 50,000 है। आगे दिया हुआ है सामान्य प्रत्यय दर 15% है, रेट दिया हुआ है बच्चा, रेट कितना दिया हुआ है, बोले सर 15% दिया हुआ है, ठीक है। आगे क्या दिया हुआ, ख्याति की गणना करना है अधिलाभ व औसत लाभ की पूंजीकरण विधि से। अब देखो इसमें अधिलाभ विधि के पूंजीकरण विधि से भी ख्याति निकालना है और औसत लाभ विधि से भी पूंजीकरण विधि से ख्याति निकालना है। एक काम करते हैं ना, अधिलाभ विधि से पूंजीकरण विधि तो आप निकाल लोगे, क्योंकि 2 सवाल मैं बता चुका हूं। इसमें मैं दूसरी कंडीशन का सवाल कर दिए दे रहा हूं, जहां पे क्वेश्चन ने बोला है औसत लाभ विधि से, औसत लाभ के पूंजीकरण विधि से बोला है, औसत लाभ के पूंजीकरण विधि से, पूंजीकरण विधि से ख्याति की गणना, ख्याति की गणना, औसत लाभ के पूंजीकरण विधि से ख्याति की गणना। बहुत ही सिंपल सा है, आराम से समझना। इस क्वेश्चन में दोनों दे दिया, बोला अधिलाभ के पूंजीकरण विधि से भी ख्याति निकालो और औसत लाभ की पूंजीकरण विधि से भी ख्याति निकालो। अधिलाभ के पूंजीकरण विधि से तो आप ख्याति निकाल लोगे, बहुत ही सिंपल सा है, अधिलाभ गुणे 100 दर, ठीक है, ओके। अब हम लोग बात करेंगे औसत लाभ के पूंजीकरण विधि से ख्याति की गणना। सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आना चाहिए, इसका सूत्र, और मेरे माइंड में तो इसका सूत्र भरा हुआ है। क्या होता है, बोले सर इसका सूत्र होता है औसत लाभ का, बहुत आराम से समझना, औसत लाभ का पूंजीकृत मूल्य, औसत लाभ का पूंजीकृत मूल्य माइनस विनियोजित पूंजी, माइनस विनियोजित पूंजी, माइनस विनियोजित पूंजी। औसत लाभ का पूंजीकृत मूल्य माइनस क्या होता है, विनियोजित पूंजी होता है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। औसत लाभ का पूंजीकृत मूल्य माइनस क्या होता है, विनियोजित पूंजी होता है, ठीक है। आप सबको पता है कि क्वेश्चन में अगर औसत लाभ का पूंजीकृत मूल्य नहीं दिया हुआ है तो इसका निकालने का सूत्र क्या होता है, तो इसका निकालने का सूत्र होता है औसत लाभ का पूंजीकृत मूल्य, पूंजीकृत मूल्य निकालने का सूत्र होता है औसत लाभ, औसत लाभ गुणे 100 बटे क्या होता है, बोले सर दर, ठीक है, यही होता है, ठीक है। आगे क्या होता है, विनियोजित पूंजी क्वेश्चन में दी हुई होती है, अगर नहीं दी होती है तो सूत्र होता है कुल संपत्ति ख्याति को छोड़कर माइनस बाह्य दायित्व। अब देखो यहाँ पे हमें औसत लाभ निकालना है, तो औसत लाभ तो आपको पता ही है कैसे निकल जाएगा भाई, 9 औसत लाभ निकाल लो। औसत लाभ का सूत्र भी आप सबको पता ही है क्या होता है, बोले सर औसत लाभ निकालने का सूत्र होता है समस्त वर्षों के लाभों का योग। तो समस्त वर्षों के लाभों का कितना हो जाएगा, 9 9 18, 18 7 1 8, 9 9 18, 10 28 1 29, 10 39 7 46, 46,000 औसत लाभ बटे कितना है 4, तो डिवाइड करोगे तो 11,500। तो औसत लाभ कितना आ गया, 11,500। औसत लाभ से ख्याति नहीं निकालना है, क्योंकि हमें यहां औसत लाभ में रखना है ना सूत्र में। तो औसत लाभ कितना आ गया, बोले सर औसत लाभ आ गया 11,500 गुणे हमने कर दिया 100, और रेट कितना है, बोले सर रेट दिया हुआ है 15%, रेट 15% लगा लो। इसको काटो जल्दी से, तो इसको जब आप काटोगे तो कितना आएगा, बोले सर ये आने वाला 20 2500, 3 25 15, डिवाइड करो 0, पहले मल्टीप्लाई कर दो, 2 0 0 2 5 10, 2 1 कम 2 1 3, 2 1 कम 2, 23,000 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 23,000, 2,30,000 डिवाइडेड बाई कितना कर दोगे 3, ठीक है। तो ये आएगा कितना, बोले सर 3 7 21 2, 3 चंग 18, 3 चंग 18, 76,667 आएगा।
76,666.66 आ जाएगा, तो आप 76,667 लिख दो। कितना आ जाएगा? 76,667 आप लिख दो। इसको सब काटने के बाद कितना आएगा? 76,666.666। क्या आएगा? 76,666.666। तो आप 76,666.666 ना लिख के सीधे 76,667 लिख दो। आप आराम से इसको डिवाइड कर सकते हो, बात को ध्यान से समझ लो। 2,30,000 है, ठीक है। डिवाइड किया आपने कितना? बोले सर 3 से, तो ये कितना है? बोले सर 3 सते 21 आया, 3 में 1 गए 2 जीरो, 3 चंग कितना आ गया? बोले सर 18 आ गया, 10 में 8 गए 2 जीरो, 3 चंग 18, फिर ये आ गया 2 जीरो, 3 चंग 18, 76,666 आएगा। तो हमने राउंड फिगर में 1 ले लिया, क्योंकि अगर यहाँ संख्या 5 से बड़ी होती है तो एक इसमें जोड़ देते हैं, इसीलिए मैंने लिख दिया 76,667। ये मेरा क्या निकल आया? औसत लाभ का पूंजीकृत मूल्य निकल आया। बच्चे एक बार फिर से आराम से इस क्वेश्चन को समझो, भ्रमित होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। थोड़ा सा कैलकुलेशन इसने बड़ा किया हुआ है बस, बाकी सवाल में बहुत ही हलवा सा सवाल है, क्लियर है। देखो हमें निकालना है औसत लाभ की पूंजीकरण विधि से ख्याति की गणना हमें करनी है। ख्याति बराबर सूत्र होता है औसत लाभ का पूंजीकृत मूल्य माइनस विनियोजित पूंजी। क्वेश्चन में औसत लाभ का पूंजीकृत मूल्य नहीं दिया हुआ था, तो इसका निकालने का सूत्र होता है औसत लाभ गुणे 100/दर। हालांकि क्वेश्चन में औसत लाभ भी नहीं दिया हुआ था, तो औसत लाभ निकालने का सूत्र क्या होता है? समस्त वर्षों के लाभों का योग बटे वर्षों की संख्या। समस्त वर्षों के लाभों का योग आ गया 46,000 में 4 डिवाइड किया तो 11,500 औसत लाभ आ गया। औसत लाभ गुणे 100/दर कर देंगे तो औसत लाभ का पूंजीकृत मूल्य निकल आएगा, और ये कैलकुलेशन किया तो 76,667 आ गया। अब बच्चा हमारे पास दोनों चीजें हैं, यानी कि ख्याति का सूत्र हम लोग तुरंत लगा सकते हैं, क्योंकि औसत लाभ के पूंजीकरण विधि से औसत लाभ का पूंजीकृत मूल्य कितना आ गया? बोले सर ये आ गया 76,667। कितना आ गया? 76,667। विनियोजित पूंजी कितनी दी है? बोले सर विनियोजित पूंजी ऊपर दी है 50,000, ये दी हुई है विनियोजित पूंजी 50,000 बिल्कुल। तो ख्याति बराबर कितना आ जाएगा? बोले सर 26,667। कितना आ जाएगा? बोले सर 26,667। ख्याति बराबर कितना आ जाएगा? बोले सर 26,667। बच्चा यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज मेरे से वो पूछ सकता है। यहां तक अगर किसी को कोई भी दिक्कत है तो वो बिल्कुल मेरे से पूछ सकता है कि सर 26,667 कहां से आ गया। बच्चा एक बार फिर से मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं, उस बातों को बहुत अच्छे तरीके से समझने का प्रयास जरूर करिएगा। देखिए मैंने आपको क्या बताया हुआ है सर, क्या बताया हुआ? मैंने आपको बताया कि औसत लाभ विधि से ख्याति निकालने का सूत्र क्या होता है। तो औसत लाभ विधि से ख्याति निकालने का सूत्र होता है, औसत लाभ के पूंजीकरण विधि से ख्याति निकालने का सूत्र होता है ख्याति बराबर औसत लाभ का पूंजीकृत मूल्य माइनस विनियोजित पूंजी। औसत लाभ का पूंजीकृत मूल्य निकालने का सूत्र होता है औसत लाभ गुणे 100/दर। औसत लाभ क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं था, मैंने औसत लाभ निकाला समस्त वर्षों के लाभों का योग बटे वर्षों की संख्या। 11,500 गुणे 100/15 किया, 76,667 के आ गया। बोले सर औसत लाभ का पूंजीकृत मूल्य, तो औसत लाभ का पूंजीकृत मूल्य 76,667। यहाँ पे भी मैं लिख सकता था क्योंकि उत्तर हमेशा नीचे लिखा जाता है, इसलिए नीचे लिखा। विनियोजित पूंजी कितनी थी? बोले सर 50,000। तो ख्याति का उत्तर कितना आना था? बोले सर 26,667। बच्चा कितना आना था? बोले सर 26,667। तो ये दूसरी कंडीशन तो आ गई। पहली कंडीशन का आप लगा देना, अधिलाभ अधिलाभ के पूंजीकरण विधि से ख्याति की गणना, आप इसको कर लेना, ठीक है। तो ये सवाल भी यहाँ पे समाप्त होता है, बहुत ही सिंपल सा है। देखो इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा जरूर बड़ा था, बाकी कुछ भी नहीं था सवाल पे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और रख भी सकते हैं, ठीक है भाई। स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया करो, तभी तो आप क्वेश्चन को लिखोगे। हालांकि आपको पीडीएफ में दे देता हूं, इन सारे सवालों का पीडीएफ आपको मैंने दिया भी हुआ है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा कोशिश किया करो कि अगर पीडीएफ दिया हुआ तब भी अपने से एक बार लगाने का प्रयास किया करो, ठीक है। आपका क्या है ना कि आपको पीडीएफ मिल गई, सारी चीजें बनी बनाई मिल रही हैं। जैसे कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर व्यवसाय अध्ययन का पीडीएफ भेज दीजिए। मुझे पता है आप लोग सारी चीजें हालांकि पीडीएफ बनवा रहे हैं। देखो इतना साधारण काम नहीं है पीडीएफ को पूरी पीडीएफ बनाना, फिर उसकी फोटो खींच के फिर आप लोगों को सेंड करना। आप लोगों के लिए थोड़ा सा ये सरल काम है, क्योंकि आप लोग तो केवल 12वीं का देख रहे हो। मेरे पास 12वीं का बैच भी चलता है, मैं कंपटीशन का बैच भी चलाता हूं, एमपी एसआई का बैच भी चल रहा है, एमपी पुलिस का भी बैच चल रहा है, जेल पैरी का भी बैच मेरा चलता है। तो बच्चा थोड़ा सा वहां पे समस्या हो जाती है मेरे साथ, ठीक है, क्योंकि इतनी सारी चीजें मेरे पास चल रही होती हैं, इसलिए दिमाग थोड़ा सा आउट ऑफ ओवर भी रहता है, ठीक है। चलो यहां तक चीजें क्लियर हो गई, ख्याति के ये सारे सवाल हो गए। अब बात को समझो जो मैं आपको मेनली बता रहा हूं। अच्छा दूसरा और तीसरा क्वेश्चन, कुछ बच्चे दूसरा और तीसरा क्वेश्चन पूछे हैं, चलो तो दूसरा और तीसरा क्वेश्चन भी कर लेते हैं जल्दी से। तीसरा तो आप कर लोगे जब दूसरा मैं बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा मैंने नहीं बताया हुआ था, मैंने ये भी बोला था कि क्वेश्चन नंबर दूसरा आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, कभी नहीं एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे बोलेंगे सर तो लास्ट तक बोले थे और अंत में बताया नहीं क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो बच्चा क्वेश्चन नंबर दूसरा को देख लो, तैयार लगा दीजिए सर एक बार क्वेश्चन नंबर दूसरा। बच्चे पूछना चाह रहे हैं तो इनको बता ही देते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा।
त्रिपाठी एवं चौहान फर्म में 3:2 के अनुपात में लाभांश विभाजन करते हैं और उनकी पूंजी 1 अप्रैल 2017 को क्रमशः 60,000 और 40,000 है। वर्ष के दौरान, बस ये लाइन अंडरलाइन कर लेना, वर्ष के दौरान वे 30,000 रुपये का लाभ कमाते हैं। साझेदार विलेख के अनुसार दोनों साझेदारों के वेतन के रूप में 1,000 रुपया वेतन अधिकारी हैं तथा पूंजी पर 5% की दर से ब्याज सहमत है। नियमित अवधि का पालन न करते हुए त्रिपाठी ने 12,000 8,000 रुपया आहरित किए। आहरण पर ब्याज 5% दर से लगाया जाता है। 31 मार्च 2018 को होने वाले वर्ष को पूंजी स्थिर है। इस आधार पर साझेदारों का खाता तैयार कीजिए। अब यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बना के आपको बता दे रहा हूं। बच्चे याद रखना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पे 2 तरीके से बनेगा। तो आपको एक ही तरीका मैं सिंपल सा बता देता हूं, बात को समझो। आपने चीजों को समझा हुआ नहीं था, इसलिए आपसे ये क्वेश्चन बना नहीं था। हालांकि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में कभी भी नहीं पूछा जाता है और ना ही पूछा जाएगा, लेकिन चूंकि मैंने बोला था इसलिए मैं बताए जरूर दे रहा हूं। मुझे बताने में, देखो मुझे बताने में कोई भी संकोच नहीं है, लेकिन मैं जानबूझकर वो चीजें आपको नहीं बता रहा हूं जो आपके काम की नहीं। क्या करोगे फालतू का मैटर रख के? इतनी चीजें कम है क्या पढ़ने के लिए कि जो आप इनको भी पढ़ो? ठीक है, इसलिए मैं वो चीजें बिल्कुल नहीं आपको पढ़ा रहा हूं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है उनको पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जब वो कभी पूछा ही नहीं जाता, फालतू में क्या करोगे? कोई सीए की तैयारी थोड़ी कर रहे हो कि सारी चीजें आपसे बनना चाहिए। भाई आपसे वो बनना चाहिए जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर भी कुछ बच्चे बार बार मेरे से कमेंट कर रहे थे कि सर दूसरा तीसरा, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है बच्चे बताने में, लेकिन एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं कि इसको बिल्कुल भी आप अपनी कॉपी में नोट्स में लिख सकते हैं क्योंकि आपको नोट्स में मिल गया होगा। बाकी आपको बिल्कुल भी इसको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो ध्यान से समझो। सबसे पहले क्वेश्चन ने बाई बैलेंस बीडी दिया होगा जो कि नहीं दिया होगा। इस बार बाई बैलेंस बीडी नहीं दिया होगा, वर्ष के अंत का लाभ नहीं है। आप बोलोगे सर 30,000 रुपये तो उसमें दिया हुआ है। बच्चा जो 30,000 रुपये दिया हुआ है वो वर्ष के मध्य निकाले हैं, वर्ष के दौरान निकाले हैं, यानी कि वो जो 30,000 है वो इस बार दे दिया टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये दे दिया इस बार 30,000 रुपया। अच्छा सर, ये निकाल के इस बार पहले दे दिया, बिल्कुल। जब वर्ष के दौरान होता है तो याद रखना वो यहीं का होता है। ठीक है, वो वर्ष के अंत का होता है। तो बाई बैलेंस बीडी नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन ने। आगे क्या दिया हुआ है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हो तो भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लगा लो। ठीक है, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है तो बोले त्रिपाठी और चौहान है, तो यहां पे लिख लो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका है? बोले त्रिपाठी का और चौहान का है। त्रिपाठी का टी लिख दिया, चौहान का सी लिख दिया। ठीक है, कितना कितना निकल आएगा? बोले सर 3,000 और 2,000। कितना निकल आएगा? बोले सर 3,000 और इसका कितना आ जाएगा? बोले सर 2,000। कितना आ जाएगा? बोले सर ये हो जाएगा 5,000। आगे यदि बात की जाए तो सैलरी भी दी हुई है। ठीक है, तो सैलरी भी लिख दो। ठीक है, इसको थोड़ा नीचे कर दो, 30,000 को पहले सैलरी भी लिख दो। सैलरी किसकी किसकी है? बोले सर त्रिपाठी और चौहान दोनों की है। त्रिपाठी और चौहान दोनों की है। कितनी है? बोले सर 12,000 12,000 12,000 और 12,000। टोटल अगर बात की जाए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? बोले सर ये आ जाएगा 24,000। ये सब चीजें तो बनती हैं। 12,000 क्यों किया? क्योंकि आप सबको पता है कि वहां पे जो वेतन है वो मासिक है। आप सबको पता है कि यदि मासिक होता है तो गुणे 12 करते हैं। ये चीजें अच्छा उन्हीं को समझ में आ रही है जिन्होंने पुराने लेक्चरों को पूरा देखा होगा। ठीक है, ओके, ठीक है। तो 12,000 12,000 कितना आ गया? ये आ गया 24,000। क्योंकि ख्याति तो अगर आपने कल बस देखा होगा, परसों बस, तो ख्याति समझ में आ रही है, लेकिन ये सारा तभी समझ में आएगा जब पुराने वीडियो शुरू से अंत तक देखा हो। तो 12 24,000 आ गया। फिर यहाँ पे आपको लिख देना टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि आपका पहले से निकाल के दिया हुआ कितना? 30,000 रुपया। ठीक है, ये आपका पहले से निकाल के दिया हुआ वर्ष के दौरान का है। टोटल आप कर लो तो कितना आ जाएगा? बोले सर टोटल हमने किया इन सभी को जोड़ करके तो ये टोटल आता है कितना? बात को बहुत आराम से समझना। ये 30,000 आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आ गया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं और ना ही आपको दिक्कत होना चाहिए था यहाँ पे 30,000 में। ठीक है, अब इनको आप क्या करो, क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट भी है? बोले सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी है, 600 और 400 निकलेगा, तो बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कर दो, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, त्रिपाठी और चौहान का 600 और 400 निकलेगा, टोटल कितना आ जाएगा? 1,000। कितना आएगा यहाँ पे? बोले सर टोटल यहाँ पे आ जाएगा 600 और 400 यानी कि 1,000। अब बात को समझो, इनको जोड़ दो तो 30 20 50 59,000। कितना आ जाएगा? 59,000। 59,000 में से 1,000 घटाओगे तो ये बीडी कितना आ जाएगा? बोले सर 58,000। बस यही आपको करना था। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि कोई भी जरूरत नहीं है इस सवाल को करने की। इस 30,000 को बांट देना था त्रिपाठी और चौहान में। अनुपात दिया हुआ था, किस अनुपात में? बोले सर अनुपात है 18 और 12, 3:5 है।
तो यहाँ पे कर देना था 18,000 और यहाँ पे कर देना था 12,000। मैं एक बार फिर से कहता हूँ कि आपको ये सवाल लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी सुन लो, इस सवाल में कुछ नहीं था। इस सवाल में वर्ष के दौरान निकालने के लिए बोला था, तो वर्ष के दौरान जब भी बोलेगा तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये नहीं दिया हुआ था। आप में से काफी सारे बच्चे मेरे से पूछ सकते कि यहाँ 58,000 कैसे आ गया। भाई इन सभी का टोटल अगर 59,000 है और 1,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे 58 ही रहोगे क्योंकि इसका टोटल 59,000 आएगा। ठीक है, इसीलिए मैं ये सवाल बता नहीं रहा था। और सेम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर तीसरा भी है, इसीलिए मैंने उसको बताया नहीं था। और जब नहीं बताया था तो बच्चा इतना समझ लो कि वो जरूरी बिल्कुल भी नहीं है, 1% जरूरी नहीं था, इसीलिए मैंने उस सवाल को बताया ही नहीं था। और आपको पढ़ना भी नहीं है और ना ही इस सवाल को आपको अच्छे से ढंग से समझना भी है। ठीक है, क्योंकि कोई जरूरत नहीं है। आप देखो ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है आप अच्छे तरीके से। एक तो सारी थ्योरी बहुत अच्छे तरीके से पढ़नी है जो मैंने आप लोगों को पढ़ाई है। साझेदारी से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं, संलेख से आप क्या समझते हैं, संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम, संलेख की प्रमुख बातें, और स्थायी पूंजी परिवर्तनशील पूंजी खाते में अंतर। एक अंतर अभी बचा हुआ है, औसत लाभ और अधिलाभ पूंजी, औसत लाभ विधि में अंतर, तो उसका मैं आपको PDF कर दूंगा, उसको आप लिख लेना। ठीक है, और आपको क्या करना है, ख्याति को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। ख्याति कैसे आप क्या समझते हैं, ख्याति की विशेषताएं, ख्याति को प्रभावित करने वाले तत्व, ख्याति के मूल्यांकन की विधियां। याद रखना, औसत लाभ विधि और अधिलाभ विधि में अंतर मैं PDF कर दूंगा, उसको जरूर लिख लेना नोटबुक में, बहुत इंपॉर्टेंट अंतर है वो। ठीक है, और ख्याति के एक सवाल भी आएगा, इससे 2 सवाल आएंगे इस चैप्टर से। एक तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और साझेदारों की पूंजी खाता बनाने के लिए एक आएगा, और एक सवाल आएगा ख्याति का। ठीक है, थ्योरी भी यहां से 2 से 3 आ सकती हैं। एक तो साझेदारी की थ्योरी आएगी जो मैंने थ्योरी पढ़ाई, और एक ख्याति की कंफर्म थ्योरी आएगी, और ऑब्जेक्टिव भी 2 आएंगे यहां से। ठीक है, तो एक साझेदारी से और एक ख्याति का, तो तैयार रहना इन सब चीजों के लिए। ठीक है, तो कल हम लोग फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर की शुरुआत के साथ, चैप्टर नंबर 3। तो चैप्टर नंबर 3 कल से स्टार्ट होने वाला है। आज तक के सारे वीडियो जल्दी से फटाक से देख डालो, क्योंकि ये चैप्टर तो समाप्त हो गया। ठीक है, कल 8 बजे इंग्लिश की क्लास है, देखना मत भूलना। ओके, आपने मुझे सुना, आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। ऐसे ही अपना प्यार और स्नेह बना के रखिए, और पुराने वीडियो को जरूर देखिए, तभी आपको चीजें समझ में आने वाली। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।